Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. So आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में, और वो टॉपिक का नाम हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं और वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो छोटा सा काम क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसे एक बार बेटा आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, उससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया उसको एक बार क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये यहां से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं इसको एक लाइन बोलूंगा और उसके बाद में टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन हेडिंग आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही रहने वाली है। आप बुकलेट के अंदर में भी देखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से दिया हुआ है जैसे मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लाइंस, a group of electric field lines passing through an area is called as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ लाइंस की यहां पर बात हो रही है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहां पर बात हो रही है, और उन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, एरिया। अब इस एरिया की कहानी आपको पढ़नी है, इसलिए जो मेन टॉपिक यहां पर अभी जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है छोटा सा, वो है आपका एरिया। सो बेसिकली हम लोगों को एरिया के बारे में डिस्कस करना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर एरिया डिस्कस करना है, क्या बात कर रहे हो सर। हम जानते हैं यदि हमारे पास में एक रेक्टेंगल हो जिसकी साइड ए ये और ये बी हो, तो इसका एरिया लिखा जाता है ए इंटू बी। ये एक रेक्टेंगल हो गया। सर हम जानते हैं यदि ये स्क्वायर हो जिसकी साइड ए है, तो इसका जो एरिया है वो लिखा जाएगा सर ए स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं। सर आप पूछ के तो देखो हमसे, सब हमको तो एरिया आते हैं। यदि मैं बोल दूं हमारे पास में एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर लिखोगे। अब ये रिंग हो या फिर आपके पास में डिस्क हो, दोनों ही केसेस में एरिया आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सर ये बातें हम जानते हैं, आप समय वेस्ट ना कीजिए और आगे बढ़िए धीरे धीरे। बिल्कुल मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। यहां पर आपके पास में ये आर रेडियस का स्फीयर है। अब चाहे ये हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, इसका जो एरिया लिखा जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा। यस और नो। सर क्या नया बताया आपने, ये सारी बातें तो हम जानते हैं। बोलो सब लोग जानते हैं या नहीं जानते, कि बस मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं कि हाँ सब लोग जानते हैं, मैं मन में अज्यूम कर लिया और पता लगा कि आधे लोगों को तो एरिया ही नहीं पता था। बोलो सबको पता था। यस, ओके। अच्छा आपने कुछ जरा थोड़ा सा ये देखा क्या, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? मैंने ये 4 फिगर जो बनाए, 1 2 3 और दिस इज द 4th फिगर जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। आपने इन चारों फिगर्स में कोई डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्या डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है? तो देखो हमारे पास में जो आपके पास में रेक्टेंगल था, अब ये रेक्टेंगुलर शीट होगी, जाहिर सी बात है, या आपके पास में रिंग या डिस्क जो भी मैंने लिखा था, स्क्वायर मैंने लिखा था, ठीक है। इन तीनों को मैं एक अलग कैटेगरी में रख सकता हूं, और जो मेरा स्फीयर है उसे मैं एक अलग कैटेगरी में रख सकता हूं क्या? कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी भी नहीं बात पकड़ में आई। चलो मैं और थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। क्या ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं और ये 3 डायमेंशनल फिगर है? चलो अब तो आइडिया आ गया। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, रेक्टेंगल हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्क्वायर हो गया, ऑल दीज आर 2 डायमेंशनल फिगर। और स्फीयर जो है, जो गोला है बेटा, वो आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D ज्योमेट्री है ये, बराबर है।
इसमें वॉल्यूम भी होगा, इनमें वॉल्यूम नहीं होगा। इनमें रेक्टेंगल, रिंग, डिस्क, स्क्वायर वगैरह में इनमें वॉल्यूम की चर्चा नहीं करी जाएगी, उनमें सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करी जाएगी। लेकिन हाँ, स्फीयर के लिए आप वॉल्यूम की भी चर्चा करोगे और वो आपका 4/3πr³ होगा। हाँ सर, ये डिफरेंस तो है। इसी डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में पहले जो हम लोगों को बात पता होनी चाहिए वो ये है कि एरिया इज, ये सवाल है ऑप्शन स्केलर और वेक्टर, दोनों में से सेलेक्ट करो। एरिया क्या है, एरिया स्केलर है या वेक्टर है? अब जिन्होंने बुकलेट पढ़ ली होगी अब तक लेक्चर को हिसाब से, जो देखो सबको मालूम है बुकलेट अवेलेबल है, तो कई लोग थोड़ा सा आगे पढ़ के भी आते हैं, कई लोग नहीं पढ़ के आते हैं, बराबर है। तो वो तो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सजेशन तो हमेशा से ही रहता है, बेटा लेक्चर से पहले भी एक बार बुकलेट को पढ़ लो, लेक्चर के बाद में भी पढ़ लो, तो उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूटे नहीं, ये हमारी कोशिश है। लेकिन फिर भी एक नजर मारने में क्या जाता है, आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। यदि उसमें आपको लगता है कि कहीं सर से ये पॉइंट मिस हो गया है तो आप उसे अपनी बुकलेट के अंदर में डाल सकते हैं। यस और नो? बातें अच्छी लग रही हैं आज? अच्छा चलो अब बताओ, एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर। देखो जब तक हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक स्टूडेंट के दिमाग में फिक्स बैठा रहता है कि एरिया इज अ वेक्टर, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा स्टूडेंट के दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पहुंच जाते हैं, कहां? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी जब हम लोग फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं तभी बच्चों को समझ में आने लगता है कि भैया एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें इस एरिया वेक्टर के बारे में ही थोड़ा सा यहां पर समझना है, ठीक है। आगे चल के हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल वगैरह भी बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली है। आज हो सकता है कि हम लोग फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपके दिमाग में, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यदि एरिया वेक्टर, तो वेक्टर को लिखेंगे कैसे? तो भैया एरिया वेक्टर को लिखा जाता है A इंटू एन कैप, ठीक है। अब ये जो मैंने ए लिखा है ना, यहां पर पकड़िए चीजों को जरा, ये जो मैंने ए लिखा है ना, ये ए मतलब है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जिसे आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, जिसे आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, वही एरिया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पर जो नई टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है अभी एरिया वेक्टर के सामने, वो है एन कैप। और ये जो एन कैप है, बेसिकली एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है? आपका एक यूनिट वेक्टर है। सो इसके मल्टीप्लिकेशन से आपको एरिया वेक्टर मिलता है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होती है बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस प्रकार से हम कहते हैं कि भैया एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, अब हमारे पास में, जैसे मान के चलो मेरे पास में तो हमारा वो खानदानी कैमरे का ढक्कन ही रहता है, मैं तो इसी से समझाता हूं चीजों को, ठीक है। अब जैसे आप इस डिस्क को देख पा रहे होंगे, अब ये डिस्क बन रही है आपके सामने, क्लियर है कि रिंग है। हालांकि मैंने कई बार इसे रिंग की तरह माना है, तब मैं मान लेता हूं कि इसका बीच का हिस्सा खोखला है। अब मैं कड़ा बड़ा तो पहनता नहीं हूं, अब मैं पहनूंगा कड़ा तो यहाँ पे बार बार ठक 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 की आवाज आएगी, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए नहीं पहनते, ठीक है। अब देखो यहां पर पकड़िए बात को, क्या हो रहा है यहां पर, समझिए कि ये जो है इसकी रेडियस को यदि मैं आर मान लूं, इसकी रेडियस को यदि मैं आर मान लूं, तो इसका एरिया πr² में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। सवाल उठता है डायरेक्शन का, सवाल उठता है किसका? डायरेक्शन का। सो ये जो डायरेक्शन है यही बहुत इंपॉर्टेंट खेल है यहां पर। तो इस डायरेक्शन का ही खेल हमें समझना है। मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सर जी देखो इधर से देखो तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, इधर से देखो तो ये भी एक परपेंडिकुलर है। ये तो 2D फिगर है। अब मेरे पास यहाँ पे बॉल वॉल तो रखी नहीं है कि मैं बताऊं गोले में क्या करना है। गोले में तो हर जगह परपेंडिकुलर, जहां मन में आए वहां डाल दो, वो सब परपेंडिकुलर ही निकल के आता है। अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो?
तो फिर क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास में जो एरिया है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है दो टाइप में। सो एरिया आपके दो टाइप में होते हैं, एक होता है ओपन एरिया और दूसरा होता है क्लोज्ड एरिया। ठीक है, एरिया आपके पास में कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के एरिया होते हैं। कभी सोचा न था ऐसा कि एरिया के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, सोचा था कभी जूनियर क्लासेस में कि एरिया के भी क्लासिफिकेशन हुआ करेंगे आगे चल के। अब तक तो आपने सिर्फ वही पढ़ा होगा कि सिलेंडर के केस में कि भैया एरिया ऑफ कर्व सरफेस और एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, बस इतना ही एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अब यहां पे आके ओपन एरिया और क्लोज एरिया ऐसी भी कोई चीज आ रही है, यस और नो? तो भैया देखो, ओपन एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग होती है। ओपन एरिया इज सच एरिया वेयर डायरेक्शन इज टेकन along वन लाइन, जहां पर आपका जो एरिया है उसको किसी एक लाइन के अलोंग लिया जाता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आपकी वही डिस्क चल रही है, ठीक है, ढक्कन है पैनासोनिक के कैमरे का, तो देखो इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इस लाइन के अलोंग, मतलब देखो अब ये लाइन में इसमें से घुसा के तो दिखा नहीं सकता, तो ये मान चलिए यहां से एक लाइन पास हो रही है जो ऐसे भी है और ऐसे इधर से पूरी निकल रही है, तो इस लाइन के अलोंग पूरी कहानी है। तो ऐसे एरिया को बोला जाता है ओपन एरिया। ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है, ओपन एरिया। क्लियर हुई बात? सबसे पहले मैंने डायरेक्शन बताई, डायरेक्शन कैसे बताई, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। नाउ जब मैं सवालों को सॉल्व करूंगा, एट दैट टाइम व्हाट विल आई डू, आई विल कंसीडर वन साइड एज अ पॉजिटिव देन अदर विल बी नेगेटिव। मतलब यदि मुझे यहां पर मान के चलो, मैंने सवाल को सॉल्व करने से पहले मान लिया कि ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, तो यदि मैं किसी यहां पर स्थित पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एरिया के उस रीजन में है। और यदि मैं इसी समय यदि कोई यहां पर एक पॉइंट है इसके बारे में बात कर रहा हूं, देखो ऑटोमेटिकली इसके पीछे है, तो बेटा इसका मतलब ये कि ये नेगेटिव एरिया के रीजन में। मतलब सवाल को शुरू करते समय ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। और क्लोज एरिया कैसा होता है, क्लोज एरिया ऐसा एरिया होता है, द एरिया विच इज बाउंडेड, द एरिया विच इज बाउंडेड इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ऐसे वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, वो ज्योमेट्री पूरा लिख लेना, नहीं तो कई लोग सोच रहे हैं क्या लिख दिया गुड़मुड़ गुड़मुड़। हालांकि ये सब चीजें तो होती हैं अपनी बुकलेट के अंदर में। नाउ अब सवाल ये समझ में आ गया होगा, ओपन एरिया और क्लोज एरिया। सो अब हम लोग जरा वेक्टर एरिया जो है, एरिया वेक्टर की कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। क्या करते हैं, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ एरिया वेक्टर। अब मैं यहां पर आप लोगों से थोड़ा सा ये चाहूंगा सहयोग। अब देखो यहां पर आपको बस इसी बेसिस पर आपको सीखना है। देखो पहले सीख लीजिए, सवाल तो वहां पर दिख जाएंगे, वहां पर जो सवाल दिखेंगे उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी आए, वहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी आए। काम करते हैं, चलो मैं सिंपल सा काम करता हूं। ठीक है, हमारे पास में लेट से ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है। अब देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक काम करो, रुको, मैंने 1 2 ओके ठीक है, हो गया काम। देखो ये 2 फिगर बना रहा हूं मैं, ये आपकी वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने एक फिगर बना दिया देखो ऐसी, ठीक है, और इसमें बोला गया है इसकी रेडियस है आर, ये रिंग या डिस्क कुछ भी होने दो, और एक मैंने ऐसा फिगर बना दिया, ये भी है आपकी रिंग या डिस्क, जो भी मानना है मान लीजिए, ये आर है। ठीक है, ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, रिंग या डिस्क जो भी लेना है आप ले सकते हैं, रिंग या डिस्क जो भी लेना है ले लीजिए। सिमिलरली यहां पर भी रिंग या डिस्क जो भी लेना है आप ले लीजिए। सवाल वही है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया वेक्टर। जाहिर सी बात है, अब ये दोनों फिगर्स को देख के आप एग्जाम में कैसे पकड़ोगे इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो है ना एग्जाम में यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। देखो रिंग या डिस्क इधर में भी लिखी है, रिंग या डिस्क इधर में भी लिखी है, अब पकड़े कैसे। देखो ये जो रिंग की खास बात है, ये क्या है, क्या हो सकती है। देखो मैं क्या बोलता हूं, इस रिंग में देखो ये ऊपर की तरफ उठ नहीं रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं उठ रही है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ये रिंग ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर ऊपर का मतलब ये वाई एक्सिस से है, ठीक है,
यहां पर ऊपर का मतलब इस वाई एक्सिस से है। तो यदि मैं इसको जरा यहां पर ध्यान से देखूं, देखो ये सर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरी उंगली लेफ्ट दिख रही है, जो भी दिख रही होगी वॉट एवर इट बी, ये मेरी एक्स एक्सिस है। देखो ये क्या है, मध्यमा, माध्यिका, क्या बोलते हैं इस उंगली को, जो भी बोलते होंगे, ये मेरा अंगूठा है, इतना तो मेरे को श्योर है। और ये मेरी, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी शायद से, वॉट एवर इट बी। नाउ मैंने नाम दे दिया, मैं लिख लेता हूं नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा, है ना पेन। ये वाला जो है मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। देखो सुन लीजिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट कि इस फिगर को देख के, पेन कहां पड़ गया, हाँ, इस फिगर को देख के आप आइडेंटिफाई कीजिए मैं इसको कैसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, और कोई तरीका समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, कैसे रखूं, इसको बस आपको आइडेंटिफाई करना है। ये तीन ही ऑप्शन बनने होंगे मेरे हिसाब से। तो यदि आप कुछ और सोच पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये कि आपको पहले ये बताना है। देखो ये समझने में, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, इसमें ना सर खुजाते बैठे रहते हैं, समझ में आता नहीं, बाद में स्किप कर देते, और हालांकि सवाल आया तो रेयरली, मतलब 2-3 साल में आता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते सवाल नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना डीप कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं आएगा जितना हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। कई लोगों ने तो वहीं से आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, चलो सर ने बोल दिया नहीं आएगा मतलब आगे बढ़ते हैं। बट एग्जामिनर मेरे को पूछ के पेपर नहीं बनाता है भाई साहब, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं ना। व्हाट आई वांट टू से, इस फिगर को देख के बताइए। अब देखो ये आपके पास में भी 3 उंगलियां होंगी, ये है ना कि नहीं है, ओके, और एक ढक्कन, चूड़ी वगैरह, कुछ कटोरी, प्लेट, कुछ तो मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी, ओके। तो उसके बेसिस पर यहां पर जरा आइडेंटिफिकेशन करिए और आंसर बताइए, और मन में रखिए, भले कोई दिक्कत नहीं, आप मत बताइए मुझे, लेकिन सोचिए कि इस फिगर को देख के यहां पर रिप्रेजेंट कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। बताओ मैं ऐसे रख रहा हूं या ऐसे रख रहा हूं या ऐसे रख रहा हूं, कैसे होना चाहिए, ये क्या लगता है आपको, बस इसी चीज को पहचान लीजिए। तो इसके लिए मैंने, देखो इसीलिए मैंने क्या किया, अंगूठा ऊपर की तरफ बनाया वाई, जिससे मेरे बोर्ड का जो ऊपर है वो मेरा वाई यहां पर मैच कर जाए, ये जो मेरा एक्स है वो ऐसे आ जाए। अब हालांकि उल्टा हो रहा है, इसको कैसे घुमा सकता हूं क्या, फिर ये अंगूठा उधर भाग जाएगा, छोड़ो। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बाहर की तरफ मैच कर जा रही है, बस ये उंगली मैं घुमा नहीं सकता, फिर मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं इस हाथ से करूंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ लेफ्टी, तो मेरे को इसको ऐसे रखना है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो उंगली इधर निकल रही है ना, ऐसे मान लीजिए उंगली उधर है, करके दिखाऊं, चलो कर लिया यार, ठीक है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। अब बताओ इसको कहां रखूं, क्या है ना, मैं लेफ्ट हैंड से यूज करूंगा तो डेफिनेटली ये एक आध बार तो गिरेगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब तो सही मैच कर गया, देखूं यार मैं कैसे करूं इसको, ये ऐसे आ जाता हूं मैं यहाँ पे, है ना, हाँ, ये सही कर रही है, ये मेरी उंगली इधर जा रही है, ये बाहर निकल रहा है, ये ऊपर आ रहा है, हाँ हो गया यार, हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा उल्टा सा फील हो रहा है नाउ, ठीक है। एक्स, ये मध्यमा एक्स, अंगूठा वाई, और ये इंडेक्स फिंगर जेड। बताओ कैसे रखूं, कितने लोगों ने ऐसे रखा है, देखो ऐसे देख लीजिए, कितने लोगों ने ऐसे रखा है, ओके, चलो मिल गया आंसर। कितने लोगों ने ऐसे रखा है, ठीक है, ओके, और कितने लोगों ने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे, मतलब वो कहीं पे भी रख लिया, अब यहां पर रखने की जगह नहीं है। बताओ 3 ऑप्शन मैंने दिए थे, आप में से किसका आंसर क्या मैच कर रहा है उसको अब अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये पहले सवाल के लिए कर लिया, ओके। नाउ इस सेम सवाल इसके लिए भी कीजिए, इसके लिए सोचिए क्या होना चाहिए, सोचिए फटाफट से और डालिए यहां पर एक्स वाई और जेड में, डालिए कैसे होना चाहिए, क्या लगता है आपको, बस लगा दीजिए, बोलो ऐसे रखूं, क्या इसमें भी ऐसे रखना है, या ऐसे रखना है, या ऐसे रखना है, कैसे रखना होगा, सोचिए बस, दैट इज टू बी, वही आपको सोचना है। यदि ये बात आप समझ पाए तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखो मैं करके बताता हूं, सोचता हूं थोड़ा सा। देखो ये वाला जो पहला वाला है वो रखा गया है, देखो ऐसे, पहला वाला ऐसे रखा गया है, बिकॉज दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। तो देखो ये वाई की तरफ में कुछ जा नहीं रहा है, वाई की तरफ उठ नहीं रहा है, वाई की तरफ उठ नहीं रहा है, इसका मतलब दिस इज टू बी प्लेस लाइक दिस। अब सोचिए इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी वाई एक्सिस के अलोंग, इसकी जो डायरेक्शन आएगी, किसकी डायरेक्शन सर जी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। क्यों, मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर कैसे निकालना है, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये बेटा यदि सरफेस आ रही है तो इसकी डायरेक्शन वाई की तरफ होनी चाहिए, और वाई की तरफ मतलब इट शुड बी प्लेस लाइक दिस। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू, ओके। तो ये वाला आ गया, तो यहां पर आप लिख दीजिए
एन कैप बराबर जे कैप, बोलो सही है। अब देखो एरिया तो आपको मालूम है, एरिया वेक्टर कैसे आ जाएगा, फिर आप लिख दोगे क्लियरली, एरिया वेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर जे कैप। अब प्लस या माइनस वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे जैसा भी आप ले सकते हैं। अब सवाल उठता है इस वाले का, बोलो इस वाले का करिए। कितने लोगों ने इसे ऐसे रखा है? जिन्होंने भी ऐसे रखा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने समझदारी भरा काम किया और बिल्कुल सही रखा है। क्यों? देखो ये एक्स और वाई है ना, तो इसकी डायरेक्शन मिट गया क्या, तो इसकी डायरेक्शन से बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है मतलब ये जेड होना चाहिए, मतलब इसको आपने ऐसे रखा होगा। जिन्होंने ऐसे रखा है तो उनका सही है बेटा। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर के लिए आएगा एन कैप बराबर के कैप, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये दो सवाल मैंने यहां पर सिंपल सिंपल से करवा दिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, इट्स माई ओनली होप एंड नथिंग एल्स। ओके चलो आगे बढ़े। नाउ अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। हमारे पास में एक स्क्वायर है बेटा, इसकी साइड जो है वो आपको 10 मीटर दे रखी है। चलो अब इसका आपको बताना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास में जेड एक्सिस है, और मैंने इसको रख दिया है लाइक दिस। फटाफट बता दीजिए इसका एरिया कितना आएगा। अरे सर जी फटाफट देखिए अभी तो बेटा आपका एन कैप आ रहा है किधर, के कैप में, तो एरिया वेक्टर आएगा 10 और 10 100 के कैप। सबका आया क्या? अरे बोलो फटाफट से, सबका आया क्या? सर ये वाला तो आ गया हमारा, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड दुनिया वाली। अब देखिए थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं हम लोग। सवाल वही है, स्क्वायर है बेटा आपके पास में, साइड 10 मीटर वाला। यहां पर बस यही थोड़ा सा देखो सवाल को, कॉम्प्लिकेशन को कैसे करते हैं। इसको मैंने इधर लिया, इसको मैंने इधर लिया, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज द एंगल 37 डिग्री। अब इस सवाल को करिए और इसका एरिया निकालिए। जाहिर सी बात है मैं एरिया वेक्टर निकालने की बात कर रहा हूं। देखो यहां से आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, किसका? एरिया वेक्टर का। ओके अब देखो यहां पर परेशानी क्या है, ये जो सब कुछ थे ना क्लोज थे, बिल्कुल आसान थे। इसमें क्या हो रहा है ना, इसका देखो ये अच्छे से कहीं है ही नहीं, अच्छे से किसी भी प्लेन में नहीं है। वो फिगर कैसा था? एक्स वाई प्लेन में था। ये फिगर कैसा था? बोलो ये एक्स जेड प्लेन में था। कैसे सर जी? जेड तो बनाया नहीं आपने, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जेड प्लेन के अंदर में ही है जो यहां पर बढ़ रहा है। यस, इसको देखो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये प्लेन्स के अंदर में थे तो कर पा रहा था, लेकिन ये प्लेन के बीच में कहीं तो भी लटक गया। और जब कभी भी ऐसा हो तो बेटा आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो साइड्स का, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का जहां पर एंगल बनते हुए कहीं नजर आ रहा है, जहां एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, उनके क्या लिखने हैं? पोजीशन वेक्टर्स। उनके क्या लिखने हैं? पोजीशन वेक्टर। सवाल को मैंने जो बोला उसे समझ में आया? बुकलेट को फिर से रीड कर लेना। मैंने क्या बोला? यदि कहीं ऐसा फिगर अटक जाए तो आपको हमेशा क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट साइड इन विच वन ऑफ द साइड शुड हैव सम एंगल। ओके, तो बेटा यहां पर हमको ऐसी दो साइड दिख रही है, एक तो ये वाली और एक ये दो। ठीक है, ये दो साइड दिख गई, तो मैंने बोला इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर और इसको मैं नाम दे देता हूं बी वेक्टर। ठीक है, अरे कोई परेशानी? ओके, तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखूं कैसे? हाउ टू राइट द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम करना है आपको लिखने कोऑर्डिनेट्स। तो भैया देखो ये तो ओरिजिन है 0, तो अब इसके पोजीशन वेक्टर जी लिखना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 10 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट फिर से 0 है, क्योंकि जेड में तो ये नहीं जा रहा है, सीधा वाई एक्सिस का पॉइंट है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है हमारे इस वाले इसके लिए, नाउ हाउ टू टेक द कंपोनेंट फॉर दिस। किससे कितने आएंगे कोऑर्डिनेट्स? तो देखो इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे पे ब्रैकेट लगा देता हूं। इसमें देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? सोचिए, बिल्कुल कहानी ऐसे ही है जैसी ये कहानी है। बेसिकली देखो इसमें क्या हो रहा है, यदि मेरा ये x है, ये ऊपर का y है और बाहर की तरफ z निकला है,
तो ये कहीं तो भी है ना ऐसे रखा हुआ है, देखो कैसे मैं इसको इस चकती को ही रख के बताता हूं। बेसिकली ये ऐसे कहीं तो भी टेढ़ा रखा है, देखो ठीक है, टेढ़ा दिख रहा है। पकड़ूं क्या इसको, पकड़ूं कैसे पर इसको, ये छोटा भी है थोड़ा सा, ये इस उंगली के बीच में से ऐसे निकल रहा है, ऐसे टेढ़ा सा रखा हुआ है, ऐसे टेढ़ा सा रखा हुआ है, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, कैसे निकालेंगे कंपोनेंट, सोचिए। तो अब आप देखिए यदि ये एक्स जेड एक्सिस में है तो इसका मतलब समझ जाइए क्या होना चाहिए, बस इस मतलब को पकड़ लीजिए। यदि मैं ऐसे बोलूं ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली जो साइड है मान के चलिए ये ए है, और ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल है, तो ये आएगा आपका ए कॉस 37, और ये वाला आ जाएगा कंपोनेंट ए साइन 37। सही है क्या? ए मतलब यहां पर 10 है तो मैं 10 कर लेता हूं, तो मतलब ये वाला आ जाएगा 10 साइन 37, ये आ जाएगा 10 कॉस 37, मतलब ये आएगा 10 इंटू 4/5, तो ये आंसर आ जाएगा 8, मतलब दिस कोऑर्डिनेट शुड बी 8। और ये वाला आ जाएगा 10 इंटू 3/5, मतलब आ जाएगा 6, तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 6। तो मैं इनको कर देता हूं प्रॉपरली, तो भैया ये आएगा आपका 8, ये आएगा 0 और ये आएगा 6। क्या ये कोऑर्डिनेट सब लोग निकाल पाए? ओके, अब कोऑर्डिनेट्स निकलने के पश्चात आपको पोजीशन वेक्टर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो बी वेक्टर बनेगा आपका, ये बनेगा कितना, 10 जे कैप, और जो ए वेक्टर बनेगा आपका वो बनेगा 8 आई कैप प्लस का 6 के कैप। नाउ एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो भैया जी एरिया वेक्टर जो आएगा आपके पास में, वो एरिया वेक्टर आएगा कैसे, डॉट प्रोडक्ट लूं या क्रॉस प्रोडक्ट लूं, कॉमन सेंस लगा के सोचना जस्ट। तो आपको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप लेंगे ए वेक्टर, मतलब है आपके पास में 8 आई कैप प्लस का 6 के कैप क्रॉस 10 जे कैप, ठीक है। अब किधर से भी किधर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। नाउ यहां से यदि मैं करता हूं तो क्या आएगा, देखो 10 8 80 के कैप और 6 10 60 के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे मतलब उल्टा हो गया, तो माइनस का आई कैप। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर। बोलो ये सवाल समझ में आया क्या? सो इट वॉज क्वाइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट नहीं वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस आई नो दैट कि बेटा ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जरूर लगा होगा, लेकिन क्या करें, हमको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। बेसिकली आप देखिए बहुत कुछ मैथमेटिकल ही चल रहा है, नथिंग, मतलब फिजिक्स तो अभी चालू ही नहीं हुई है, फिजिक्स तो अभी चालू ही नहीं हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर। अब देखो सिमिलर वे में हम लोगों को और भी कुछ चीजें यहां पर कवर करनी है, वो है बेटा आज आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में आपने सुना तो जरूर होगा कि दो टाइप के एंगल होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में वहां पे हम लोग बता देते हैं कि भैया इसको हम लोग बाद में चल के कवर करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे। नाउ अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग उस चीज को पढ़ें कि भैया सॉलिड एंगल होता क्या है, ठीक है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा कष्ट ये है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट में जाके एक सॉफ्टी खरीदनी पड़ेगी। ये सॉफ्टी तो सुनिए ना, अच्छा सॉफ्टी तो सिर्फ हम लोग ही बोलते हैं ना, कॉर्नेटो तो समझ में आता है, कॉर्नेटो, कॉर्नेटो की आइसक्रीम आती है, समझ में आती है ना। चलो इसी बहाने कॉर्नेटो खाने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अज्यूम कीजिए कि आपके सामने कॉर्नेटो, पूरा मत खा लेना, पहले कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना, उसके बाद में आगे खाना, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो कॉर्नेटो है, तो देख यदि कॉर्नेटो आइसक्रीम आप लेके आओगे तो ऊपर से ढक्कन खोलोगे कि नहीं खोलोगे, तो ये वो ढक्कन है। अरे कॉर्नेटो का ढक्कन ऐसे खुलेगा ना, खाइए कि नहीं खाइए। ओके, तो कॉर्नेटो का ढक्कन खोला, अच्छा कॉर्नेटो नहीं मिल रही है, सॉफ्टी सुनी होगी, यदि सुनी होगी तो ठीक है, नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं। वो कोन जैसा होता है, देखो ऐसे ऐसे कोन सा होता है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी होती है, उसे को सॉफ्टी बोलते हैं हमारे यहां। तो मुंबई में हम कॉर्नेटो आइसक्रीम खरीद लेते हैं, चलो तो वो कॉर्नेटो का ऊपर का ढक्कन निकाला, ठीक है। अब इसके नीचे अज्यूम कर लीजिए कि वो सॉफ्टी है, वो कॉर्नेटो आइसक्रीम है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए, भले ही आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो है, दिख रही है। ओके, अब ये जो कॉर्नेटो आइसक्रीम आपको दिख रही है ऐसी,
दिख रही है, दिख रही है? ओके, मैं यहां पर एक टॉर्च लेके आया, इधर से उधर गई, इधर लाइट डाल दी है, इधर से इस पे लाइट डालिए, पीछे अंधेरा कर दीजिए, सब अंधेरा, और इधर से लाइट डालिए। जब आप इधर से लाइट डालोगे तो आपको यहां पर एक ऐसा शेप छपते हुए नजर आएगा। है क्या मेरे पास शेप ऐसा? 2D 3D एक और, ये तो उल्टा और है, इसको ले भी लूंगा, देखता हूं सीधा कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं क्या सीधा, इसको घुमाएंगे कैसे? ये तो पूरा ही हिल गया। नहीं, ये घूमते नहीं है यार, है ना? इट इज नॉट घूमिंग बेटा, जब घूम ही नहीं रहा तो किसी काम का ही नहीं है। इस कोऑर्डिनेट को हटाओ, फिर तो हमारा ही सही है बेटा। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो लो ये डॉट 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 लाइन ये सब नहीं दिख रही होंगी, बस ये सीधा सीधा दिख रहा होगा। ये दिख रहा है क्या? ओके, ऐसा हो गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा ये सॉलिड एंगल का जो कहानी है वो कुछ ऐसा ही है। मतलब कोई भी जो एंगल हमारा 3D में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो इस कोन के अंदर में जो एंगल बन रहा है दैट इज योर सॉलिड एंगल। कोन के अंदर में जो एंगल बन रहा है वो है आपका सॉलिड एंगल। इसी को हम लोगों को समझना है। एंड दिस फिगर इज मिसिंग फ्रॉम द बुकलेट, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है ये शायद फिगर मेरे से डालना रह गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको मैं यहां पे समझा देता हूं, इसलिए अब ये और मिट गया क्या फिर से? हाँ है, बच गया। नाउ मैंने क्या बोला, इसके अंदर में चीजों को समझ लीजिए पहले, इसके अंदर में कौन सी चीज कहां पर क्या होती है। तो ये जो आपका बन रहा है ना, ये होता है हाफ एंगल। ये क्या है? देखो इस पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, हाफ एंगल। ये है आपका हाफ एंगल जिसे मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है। नाउ यहां पर अब मुझे यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भैया ये सॉलिड एंगल जो है, अब यहां पर ये वाला जो बन रहा है दिस इज योर सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग ओमेगा नाम दे रहे हैं या डी ओमेगा, जो भी आपको देना है, जो भी नाम देना है वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये जो बन रहा है ना ये पूरा वाला, दिस इज योर सॉलिड एंगल। नाउ हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन दिस हाफ एंगल या सेमी वर्टेक्स एंगल भी इसका नाम होता है, सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल, इन सेमी वर्टेक्स एंगल और हाफ एंगल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बस हम लोगों को एक बार समझना है। मैंने क्या बोला, लेट से हमारे पास में ये जो साइड है ये है आर, ठीक है, ये साइड कितनी है आर। मैं क्या करता हूं कि बेटा यहां से देखो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहां से थीटा पर जाकर एक छोटा सा एंगल डी थीटा कंसीडर करता हूं। आई हैव कंसीडर ए स्मॉल एंगल डी थीटा ओवर हियर, और इसकी एक क्या कर लेता हूं बेटा, यहां पर सेम कलर ले लिया, यहां पर इसकी है ना एक छोटी सी रिंग कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, बराबर रिंग कंसीडर कर ली। तो यही सेम चीज देखो, इसकी मोटाई को और इन चीजों को पकड़ लीजिए बस यहां पर, कि यहां से भी ये इधर में थीटा ही एंगल पे जा रहे हैं, और थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा की रिंग कंसीडर यहां पर कर ली गई है। सो अब आप सोचिए, इस जो रिंग यहां पर मैंने कंसीडर करी है, उस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा। हाउ टू कैलकुलेट, देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, यस। ये वाली साइड कितनी है, आर है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, तो भैया देखो ये यहां पर यदि मुझे कंसीडर करना है तो थोड़ा सा चीजों को दिमाग लगा दीजिए। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये जो रेडियस आएगी ये है, ये आर है, ये थीटा है। तो थीटा के सामने मतलब आप लिखोगे साइन थीटा बराबर, इसको स्मॉल आर मान लिया तो, या एक्स मान लिया तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इस रिंग का जो एरिया होगा, अब देखो इस रिंग को भी काट के मैं सीधा कर रहा हूं, इस रिंग को भी काट के, ये जो रिंग यहां पर बनी है इस रिंग को काट के मैंने सीधा कर लिया है। नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, तो आप बोलोगे इसका एरिया तो होगा सर जी 2 पाई एक्स, तो ये लेंथ हो गई और ये वाली मोटाई और हो जाएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, यही सारी चीजें हैं, बस इसको आप पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
इस वाली मोटाई का नंबर आएगा आर डी थीटा। क्यों आएगा सर जी, उसको भी समझ लीजिए। देखो ये छोटी सी वो चीज बन रही है, ये आर है, ये छोटा सा एंगल डी थीटा है, तो ये जो बनेगा ये आर डी थीटा बनेगा। आज पूरा मैथ चल रहा है, बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं है। नाउ ये जो लेंथ है ये 2 पाई एक्स आएगी, तो इसका जो एरिया जो बन रहा है, ये छोटा सा एरिया जो उस रिंग ने कवर किया है, दैट छोटा सा एरिया विल बी 2 पाई एक्स इंटू आर डी थीटा। तो आप लिखोगे ये छोटा सा जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2 पाई आर साइन थीटा, और एक और आर है तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई। सो बस अब आपका काम हो गया है। अब यहां से यदि मैं इस पूरे एरिया की बात करता हूं, देखो बेसिकली जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, किसी सरफेस ने, किसी सॉलिड सरफेस ने उसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, वो एंगल आपका सॉलिड एंगल होता है। प्लेन में तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है। यहां पर क्या है ना, इस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, और इस एरिया से आपको आगे चल के सॉलिड एंगल का फॉर्मूला दिखाया जाएगा। जब फॉर्मूला लिख देंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा टोटल, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ए। लेकिन सवाल ये है कि बेटा इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कहां से कहां तक लगेंगी, सोचिए। तो देखो यहां पर आप सोचिए, ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग कवर कर रही है, यहां से पूरे को कवर कर रही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेमी वर्टेक्स एंगल में ही इंटरेस्टेड हूं। तो इसका मतलब यह है कि लिमिट लग जाएंगी 0 से लेकर के 5 तक। बेटा एक बात ध्यान रखना, आगे का कॉन्सेप्ट पीछे का कॉन्सेप्ट, यदि बीच में यहां पर कहीं परेशानी हो रही है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट। सो 0 से लेकर के 5 तक की लिमिट लग गई, और ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। ओके, नाउ सॉल्व इट। तो बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा कॉमन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के 5 तक। तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का कॉस 5 माइनस माइनस प्लस का कॉस 0, कॉस 0 का मतलब आ जाएगा 1। सो आपके पास में ये जो एरिया निकल के आ रहा है, ये एरिया निकल के आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस का कॉस 5, वेयर दिस एरिया इज व्हाट, दैट अपर एरिया। ये कौन सा एरिया है, ये ऊपर का एरिया है। नाउ सवाल अभी भी वही बाकी है, सर जी व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो बेटा सॉलिड एंगल को जो डिफाइन किया गया है उसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, सॉलिड एंगल को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ओमेगा। दिस इज व्हाट, कैपिटल ओमेगा। एक और ओमेगा होता है ये वाला डब्ल्यू जैसा, इसे बोला जाता है स्मॉल ओमेगा। ग्रीक लेटर्स के अंदर में भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होते हैं। सो यहां पर सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट, व्हाट, कंपोनेंट ऑफ द एरिया whose surface is perpendicular to that R, whose surface is perpendicular to that R। मतलब ये R कौन सा R, इस वाली साइड के जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका कंपोनेंट आपको लेना है। तो अब यहां पर जो हमने एरिया निकाला है, इट इज ऑलरेडी व्हाट, इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर इटसेल्फ, ऑलरेडी हम लोगों ने वही निकाला हुआ है। तो आपके पास में यहां पर जो चीजें आएंगी वो आएंगी a अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस का कॉस 5 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस का कॉस 5। ये आपके पास में एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। देखो यहां पर सेमी वर्टेक्स एंगल एंड दैट एरिया परपेंडिकुलर का रिलेशन आया, यहां पर सेमी वर्टेक्स एंगल और सॉलिड एंगल का रिलेशन आया। इसमें सवाल बनाया जा सकता है बिकॉज इट इज द टॉपिक कवर्ड फ्रॉम द यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेक्शन। तो सेमी वर्टेक्स एंगल और इसमें रिलेशन। अब जैसे मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर आप फाई घूमे, बराबर है। अब फाई की जगह यदि मैंने 0 रख दिया, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं घूमे। यदि आप बिल्कुल भी नहीं घूमे तो इसका मतलब आएगा कितना, 1 माइनस 1 मतलब 0, 1 माइनस 1 0 मतलब सॉलिड एंगल 0 हो गया। लेकिन यही यदि आप बात करते हो किसके लिए, स्फीयर के लिए, तो सोचिए इस स्फीयर के लिए इस रिंग को कितना घुमाना पड़ेगा,
कितना घुमाना पड़ेगा, सोचिए पूरे स्फीयर के लिए इस रिंग को कितना घुमाना पड़ेगा। तो भैया देखो गोला तब बनेगा यदि ये रिंग ऐसी है, ठीक है, ये ऐसे एरिया डाल रही है इस पे। अब सोचिए इस रिंग को यहां से चल के यहां तक घूमना पड़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं समझ में आया, एक काम करते हैं, फॉर्मूला के अंदर डालिए तब ज्यादा समझ में आ जाए। फॉर्मूला के अंदर में यदि आपने फाई डाला, फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई, तो आपके पास में ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटा कितनी, माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो बेटा ओमेगा का आंसर आया 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 4 पाई। सो ये बात रिलेशन ध्यान रखना है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस टोटल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, टोटल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, इसको ध्यान रखना है। जैसे आप कोई भी 3D फिगर को कवर करना चाहते हो तो उसमें टोटल 4 पाई का ही एंगल बनेगा। मतलब सोचिए आप स्फीयर बनाने के लिए क्या करते हो, पहले एक आर रेडियस ले ली, उसे आपने पहले ऐसे पूरा घुमा लिया, 2 पाई घूम गए। अब ये जो 2 पाई की शीट आई है, इसको जैसे ही आप ऐसे आधा घुमाओगे ना तो होगा क्या, ये इधर से इधर में कवर करते आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? सोचिए यहां पर ये इधर से इधर चली, ये इधर से इधर चली, ये इधर से इधर चली। अब कई लोग बोलेंगे सर ये आधा घूमने पे तो आधा ही कवर हुआ। मतलब देखिए तो पूरे शीट को कंसीडर करना है हमको, किसको कंसीडर करना है, पूरे शीट को। तो आपका जो पॉइंट है वो कितना घूम रहा है, ये वाला पॉइंट है, यदि आपने ऐसे कर दिया इतना, तो ये कितना घूमा, ये तो 90 घूमा ना। यहां से देखिए कितना घूमा, ये तो 90 घूमा। मैंने क्या बोला, पाई घुमा दीजिए। तो जब ये पाई घूम रहे होंगे तो देखो आधे से पूरा हो गया कवर, नहीं पता लगा। इसको ना थोड़ा सा इमेजिनेशन का बेटा रिक्वायरमेंट है। आप सोचिए ये एक शीट बन गई पूरी, कुछ है, ये एक पूरी शीट कवर हो गई। अब इसमें यदि आप देखो इस वाले पॉइंट को कंसीडर, इस वाले पॉइंट को सिर्फ घुमाइए, इस वाले पॉइंट को यहां से, जब ये पॉइंट इधर से नीचे जाके यहां पहुंचेगा तब तक ये ऊपर वाला इधर का जो पॉइंट है ना ये भी ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। मतलब यहां पर यदि मैं मार्किंग करूं, जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं, इस वाले पॉइंट को घुमा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट नीचे से चलने लगा, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ चलने लगा, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ चलने लगा, लेकिन जब ये नीचे चल रहा है तो ये ऊपर भी चल रहा है। तो यहां पर आप देखो कितना घूमे, इस वाले पॉइंट पे देखिए जो आपका सामने वाला दिख रहा होगा, ठीक है। मैं देखो इस पे मेरा फोकस है तो आपको कैमरा में क्या दिख रहा होगा पता नहीं, मतलब मेरी शक्ल कैसी दिख रही है वो छोड़ो, मैंने क्या बोला, इस वाले पॉइंट को पकड़िए, ये वाला पॉइंट यहीं तक पहुंचा है। यदि आपने इतना ही घुमाया है तो कितना घूमे आप, 90 डिग्री। कितना घूमे आप, 90 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बोला, पाई घुमाइए, तो ये 90 में घुमा, देखो कितना बन गया। सोचिए यहां से, ये यहां से आधा गोला कंप्लीट कर दिया और इधर जाते ही क्या हो जाएगा, इधर वाला पॉइंट इधर आ चुका है और इधर वाला पॉइंट इधर आ चुका है। मतलब आधा नीचे से आधा गोला बना दिया और ऊपर वाले पॉइंट ने इधर से आधा गोला बना दिया, तो टोटल गोला बन गया। और दैट इज टोटल गोला कितने का, 4 पाई का। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमेशा जो आपका एंगल बनता है वो बनता है 4 पाई का। कितने का बनता है, 4 पाई का बनता है। नाउ अब यहां से आगे हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, वो है आपका फ्लक्स वाला टॉपिक, ठीक है। ओ माय गॉड सर, इतना देर पढ़ा और उसमें फ्लक्स तो पढ़ा ही नहीं। सर एक बात बता दीजिए हम लोगों को, क्या इस पे सवाल आएंगे? देखो एक सिंपल सी बात बता दूं, दिस टॉपिक इज बेसिकली फ्रॉम द यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेक्शन। सर क्लास 11 का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का टॉपिक, इसका और इसका कोई दूर दूर तक तालमेल नहीं। जो 11 में पढ़ा था वो वैसे ही भूल गए, 12 का कुछ आ नहीं रहा। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार रिवाइज करना है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। देखो एट द एंड में आपको सिंपल सी बात बताऊं, फॉर्मूला याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका काम हो जाएगा मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके नाउ बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अब हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट चालू होने से पहले हम लोग वापस जाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू गो बैक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहां से शुरू हुई है। अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एरिया से पास होने वाली जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, उनका जो ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे नाम दिया गया है। तो अब जैसे मैं आपके पास में एक बात करता हूं, लेट्स से कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश ग्रामर भी साथ में चल रही है, प्रीपोजिशन ए लगेगा। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या होती है, दीज लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। तो मैंने ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना दिया, इतनी सारी बना दी। अब देखो इसमें मैं ये एक बात तो कह सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर में है, यस और नो, बोलो है या नहीं है। आपने बोला सर दिख तो रही है ऐसी है। अब सोचिए मैं यहां पर देखो दीज लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। थोड़ा सा 3D का काम चलेगा बेटा, जब तक ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है और जब तक ये गॉस लॉ चल रहा है तब तक आपको 3D है, चौकन्ना रहना है, कमरे में बैठ के पढ़ना है, बाहर छत पे नहीं पढ़ना है। बाहर छत पे बैठ के पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। क्यों बाहर छत में समझ में क्यों नहीं आएगा सर? बेटा जब भी मैं बोलूंगा तो हमेशा अपने दिमाग कमरे में इसलिए बैठ के पढ़ना है क्योंकि आप कमरे की दीवारों से इमेजिनेशन कर सकते हो सारी चीजों को। तो एक काम करिए, देखो मैं इतनी देर से ना ये नहीं था एक्स, हाँ ये एक्स, ये वाई और ये वाला जेड कर रहा था, एक्स वाई और ये वाला जेड कर रहा था, ठीक है? ऐसे था ना मेरा, ऐसे था कि नहीं? यस। तो वही चीज को बार बार समझने के लिए जरूरी है कि आप कमरे के अंदर बैठ के पढ़े जहां पर दीवारें हो। चलो तो मैंने क्या बोला, हाँ चल रहा है यहां पर एक ऐसी सरफेस मैंने बना दी थी को। बेसिकली क्या है ना, इसको कैसे कवर करूं मैं, ये 3D में बनाने का काम भी एकदम ऐसे है, ठीक है? ये ऐसी सरफेस है, ठीक है? अब ये आपको टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही होगी, लेकिन इसको ऐसे समझिए, मेरे पास कोई पन्ना वन्ना सा मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो भाई, देखो ऐसे मान चलिए, ठीक है? ये मेरे पास में एक पेज है, ठीक है? ये मेरे पास में एक पेज है। बेसिकली ये पेज मैं आपको बता दूं क्या है, ये रहा वो पेज, द फिगर विच इज मिसिंग फ्रॉम योर, ठीक है? खुश? लो भाई इसको भी मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूं, कई लोग तो इसमें डायग्राम, लो अब ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा भी हो गया और कैसे मेरे को पकड़ने में भी आसानी रहेगी। मान के चलिए ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ गया यहाँ पे, बैठ जा भाई जल्दी से। वैसे ऐसे पढ़ने में सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत मजा आता है, केमिस्ट्री में, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह लगा के देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे वॉइड्स वगैरह वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। देखो भैया अब देखो ये कैसी कहानी है, समझ में आ रही है कहानी? सर कुछ हवा नहीं लगी। ये पेन की नीली टोपी दिख रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा है, ठीक है? तो अभी ये ऐसे नहीं रखा है, मतलब ये जो डायग्राम है इट इज नॉट फॉर दिस वन। मैं चाहूं तो एक काम कर देता हूं, देखो इसको मिटा देता हूं पहले, नहीं तो कई लोग हैं ना इसमें भी कंफ्यूजन होंगे, सर वो वाला डायग्राम और ये वाला सेम ही तो अलग है। ये तो देखो पहले यदि मान चलो मैं ऐसे रखता हूं तो सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इसमें से पास होंगी? सोचिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान के चलो आपके पास में कोई एक स्क्वायर शीट है, भले ही रेक्टेंगल ले लो, क्या इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? सोचिए और बोलिए। नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास। कई लोग बोलेंगे सर देखो आपका पेन उस पेपर के अंदर में है, लाइन पास होंगी। अरे बंधुओं भगिनियों, मैं ये कह रहा हूं देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, क्या इसमें से पास हो रही है? इसके एरिया में से नहीं बेटा, इसके एरिया में से एक भी लाइन पास नहीं हो रही है। नॉट अ सिंगल लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एरिया। दिस इज व्हाट, देखो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, क्या इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन या तो मैं इधर ले सकता हूं या फिर मैं अंदर ले सकता हूं, दोनों में से कोई भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, तो सोचिए क्या इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई? नॉट अ सिंगल लाइन इज पासिंग। लेकिन सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिक्स है और मैंने बोला, घुस जाएगा क्या एक बार में? वेरी गुड। अब सोचिए, नाउ थिंक अबाउट इट, नाउ थिंक अबाउट इट,
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ये ऊपर से नीचे तक की ऐसी लाइंस है, ऊपर से नीचे तक की ऐसी लाइंस है, क्या अब ये पूरी की पूरी लाइन इसमें से पास हो रही होंगी? अब दिखने को एक है, अब इतने छेद करूंगा तो ये कागज बचेगा ही नहीं कुछ। तो बताओ क्या इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? यस और नो? बिल्कुल हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल ऐसे शीट रखी थी और ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। नाउ कहानी ये है बेटा कि जरा यहां पर ध्यान दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों सेम है। सवाल देखो, मेरी वर्डिंग पे फोकस करना, ये वर्डिंग बहुत काम की है। सर पहले बोलना था ना, फिर से बोल देता हूं, सुनो। जब हमारे पास में ये ऐसे था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी थी, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ दिस शीट इज इन दिस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में। क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हुई? बिल्कुल भी पास नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मेरा एरिया को इधर घुमा दिया, ठीक है। एरिया डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए। सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम या अलग अलग? सेम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस शीट? फिर से बोलता हूं, इज द, या मैं बोलूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस शीट? यस और नो? है या नहीं है? यस। देखो सरफेस तो यही है, इसका एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस शीट। ये बात समझ में आ गई क्या? सो बस यही कहानी है। जब हमारे पास में ऐसा हुआ कि एरिया ऑफ द शीट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो हमने पाया कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से पास कर गई। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से पास कर गई। लेकिन बेसिकली जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन, तो एक भी पास नहीं करी। करी क्या? बिल्कुल नहीं करी। यस और नो? अच्छा, अब थोड़ा सा एक कहानी को और बोलता हूं। मान के चलो मैं, अब देखो, अब ऐसे भी रखूंगा तो वो एक ही कहानी है, तो वो ऐसी समझ लीजिए, ऐसे रखा वो हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है टेढ़ा कर दूं। क्या कर दूं? थोड़ा सा, ये है हमारा बंधु टेढ़ा है, ठीक है। बंधु टेढ़ा समझ में आ गया? टेढ़ा दिख रहा है क्या आपको? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अभी भी सीधी है। बोलो तो क्या पहले वाली की तुलना में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? थोड़ी सी लाइन कम हो जाएंगी। क्यों? मान चलो ये इतनी बड़ी लाइन थी, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन थी। अब ये पेपर तो टेढ़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो थोड़ी सी लाइंस कम हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ी सी लाइंस कम हो गई। समझिए बात को, समझिए। थोड़ी सी लाइंस कम रह गई कि नहीं रह गई? मतलब ये है कि देखो, पहले यदि मैं ऐसा यदि पहले इतना बड़ा था, ठीक है, इसको ऐसा था, यस और नो। अब इसको यदि मैं टेढ़ा कर लेता हूं, तो टेढ़ा करने पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सोचिए। अरे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस। ये क्या हो गई? थोड़ी सी कम रह गई। तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। अब यहां पर कहानी का कॉन्सेप्ट को पकड़ जाइए, तो यहां पर जो फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, हाउ द फ्लक्स इज डिफाइंड, तो बेटा ये जो फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, फ्लक्स इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और उस केस में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, इट इज व्हाट? इट इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। तो कैसे फॉर्मूला बनाया जाए? क्या होना चाहिए? तो बेटा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये होना चाहिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सोचिए, जब आपका एरिया वेक्टर का एंगल 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में पूरा फ्लक्स पास, पूरा फ्लक्स पास। याद कीजिए, क्योंकि इसे यदि आप लिखोगे तो फाई बराबर आएगा ई ए कॉस थीटा। और जब आपके पास में, यदि मैं यहां पर बोलता हूं पहली कहानी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री है,
सो आपके पास में फाई बराबर ई इंटू ए आ रहा है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स है। और यदि मैंने थीटा बराबर 90 डिग्री कर दिया तो आपका जो फ्लक्स आ रहा है वो ई ए कॉस 0 बराबर 0 आ गया है, तो 0 फ्लक्स हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? फिर से बताऊं क्या एक बार और? सर इसी में टाइम निकल गया आज तो मेरे को लगता है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट समझ में आना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो थीटा 0 है। यस और नो? तो यहां पर देखिए, अब ये पूरा खेल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी फिक्स है, ये एरिया चेंज हो रहा है। तो देखो, एरिया जब ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर है, बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताओ व्हाट इज द एंगल? बताओ व्हाट इज द एंगल? क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है? देखो 90 का एंगल बना कि नहीं? एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, बोलो एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री, अब सोचिए क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेगी? देखो शीट है ये पतली सी, इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो बेटा आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स की जो डेफिनेशन कह रही थी, इट इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, तो वो 0 आ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है, मान के चलो कहीं पे ये एंगल इंक्लाइन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा हम लोगों को देखो, अब इसके यदि मैं एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया तो बेटा ऐसे आ रहा होगा, एंड दिस एरिया इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस एरिया इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं इसके दो कंपोनेंट ले लूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो देखो ये एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा। तो एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा आया है, जो ऐसे हो गया है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज योर फ्लक्स, दैट इज योर फ्लक्स। बेसिकली इसका मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया परपेंडिकुलर। फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया परपेंडिकुलर, जिसे वेक्टर फॉर्मेट में फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कहानी वहां पर थोड़ी सी आसान रहती है एज कंपेयर टू दिस। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, देखो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, कैसे? कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले लूं, मतलब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लूं और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लूं, बराबर है। ये भैया जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, पिंक में चल रहा है वही जगह पे, तो आप इसे लिख दोगे ई कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा ई साइन थीटा। तो क्या अभी भी तो कहानी वही रहेगी, फाई बराबर ई परपेंडिकुलर इनटू ए? यस और नो? तो बेसिकली क्या है, कैसी सिचुएशन आपके पास में आ रही है उसके बेसिस पर आप इस चीजों को डिफाइन करोगे, डिसाइड करोगे। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि भैया एक छोटे से एरिया के लिए यदि मैं बात करता हूं, छोटे से एरिया के लिए यदि मैं बात करता हूं, भैया इतने बड़े में तो कहां लेंगे, तो हमने मान के चलो एक छोटे से एरिया को यदि यहां पर कंसीडर किया होता, तो इस छोटे से एरिया में से जो छोटा सा फ्लक्स पास हो रहा होता, उस छोटे से फ्लक्स को मैं बोलता डी फाई बराबर ई परपेंडिकुलर इनटू वो छोटा सा एरिया। सो मेरे पास में डी फाई बराबर आता था ई कॉस थीटा इनटू ये छोटा सा एरिया। और यदि मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए होता तो मैं बोलता था इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, सो इट इंप्लाइज फाई बराबर इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा और डी ए, या फिर आप वेक्टर फॉर्मेट में चाहते हो तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। उस एरिया का क्या लेना है आपको? वेक्टर लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बस यही पूरी कहानी है, किसकी? हमारे फ्लक्स की, हमारे फ्लक्स की। तो बेटा यहां से आगे हमारे पास में क्या है?
अब थोड़ा सा एग्जाम्पल वाला पॉइंट जो है पोर्शन शुरू होना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। सो एग्जाम्पल वाला एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। हालांकि हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी तो देखो एक्चुअल फॉर्मूला जो आगे चल के आएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बेसिस पर सवालों को डील करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहीं से गॉस लॉ की कहानी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी आपकी। लेकिन एक काम करते हैं, देखो समय सीमा तो वैसे भी समाप्त हो चुकी है, 59-60 मिनट हो गई। एक काम करते हैं आज के लेक्चर को तो यहाँ पे समाप्त करेंगे, लेकिन देखो अब रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में रिवीजन कर लेता हूँ। आज के लेक्चर में समझने लायक चीजें ज्यादा थी, लिखना कम था। अब यदि इस लेक्चर की बात करो तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ही निकाल पा रहे हैं हम लोग, देखा जाए तो वास्तविकता में सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से शुरू हुआ, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर एरिया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इस एरिया को हमने समझा, एरिया हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एरिया और एक होता है आपका क्लोज एरिया, बराबर है। इसमें एक सवाल भी मैंने पूछा, एरिया स्केलर है या वेक्टर, तो बेटा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को आपको याद रखना है। एरिया यदि वेक्टर है तो इसको दिखा जाता है ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ एन कैप व्हाट, एन कैप बाद में ए क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जिसे मैथमेटिकली हम लोग कनेक्ट करते हैं, और एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। अब यहां पर हमारे पास में एरिया के दो टाइप होते हैं 2D 3D के बेसिस पे, ओपन एरिया और क्लोज एरिया। ओपन एरिया कैसा, जिसकी डायरेक्शन आपको किसी एक डायरेक्शन में ही कंसीडर करनी होती है, और क्लोज एरिया मतलब ऐसे एरिया जो 3D ज्योमेट्री के अंदर में बाउंडेड होते हैं, जैसे स्फीयर, ठीक है। तो वो आपका ऐसा हो गया। मैंने यहां पर आपसे एक डायग्राम पूछा, रिंग डिस्क बनाई, एक्स वाई प्लेन में रख के दिखाया, उनका एरिया वेक्टर निकालने को बोला। अब देखो नोटबुक के अंदर में देखोगे या बुकलेट के अंदर में देखोगे बहुत आसान लग रहे होंगे ये चीजें, पढ़ने में बहुत छोटी सी लगती होंगी, लेकिन समझाने में बहुत समय जाता है। फिर मैंने स्क्वायर लिया, उसकी साइड 10 मीटर ली, तो 10 10 100 100 के कैप आ गया, ठीक है। अब प्लस या माइनस वो तो हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिर मैंने यहां पर उसी स्क्वायर को मैंने टेढ़ा रख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस बार केस में थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशन हुआ। इसमें मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, आपको हमेशा दो पोजीशन वेक्टर निकालने, मतलब दो साइड्स लीजिए, उसमें से एक में हमेशा आपको एंगल मिलना चाहिए, उनके दोनों के पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन वेक्टर निकाले तो उनका प्रोडक्ट भी, उनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर चाहिए, इसका मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आंसर पता है क्या आएगा, जीरो आ रहा है यहाँ तो ये दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो फिर तो एरिया जीरो हो जाएगा। यस ओके, फिर आगे बढ़ा मैं, चल अटक गया क्या, हाँ। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वाला डायग्राम आपके उसमें से मिसिंग है, इस डायग्राम को मैंने एलेबोरेट कर दिया यहाँ पर ये क्या होता है, सेमी वर्टेक्स एंगल या हाफ एंगल बोलते हैं, जिसे हम लोग फाई बोला, और ये जो पूरा कोन बना है कॉर्नेटो का वो है आपका सॉलिड एंगल। अब इस सॉलिड एंगल को समझ लिया, कोन को मैंने समझा, कोन के ऊपर जाके बेटा मैंने आर रेडियस, आर कौन सा, एक्स लिया था सॉरी, तो एक्स रेडियस की यहां से थीटा एंगल पर जाकर मैंने एक रिंग कंसीडर करी है, तभी ये पूरा एरिया कवर होगा। तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए मैंने यहां पर ये एरिया निकाला, तो मैंने उस रिंग को काट के खोला तो 2πx की लेंथ बन गई और ये आर डी थीटा की मोटाई बन गई, इसको कवर किया, छोटा सा एरिया आ गया। ये एरिया क्यों निकाला गया था, क्योंकि इस एरिया से हमें सॉलिड एंगल की डेफिनेशन मिलने वाली थी। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आर, और साथ में अपॉन में आर स्क्वायर, सॉल्व करके ये रिजल्ट आएगा। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर 2π 1 माइनस का cos फाई। यदि आपको सेमी वर्टेक्स एंगल दिया है और उससे सॉलिड एंगल निकलवाना है तो बेटा इसके अंदर में वैल्यू पुट करनी है। मैंने फाई की वैल्यू पाई रखी, फाई की वैल्यू क्या रखी, पाई, मतलब आप आधा चक्कर घूम रहे हो, तो आधा चक्कर घूमने पे ऑटोमेटिकली पूरा घूम जाते हैं, तो आपका जो सॉलिड एंगल आएगा वो 4π आएगा। For any closed shape, the total solid angle is always 4π। 4π से बड़ा सॉलिड एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, यहां पर फ्लक्स के बारे में चर्चा की, तो फ्लक्स के बारे में कुछ 2-3-4 फॉर्मूले निकाल दिए, ऐसा 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 करके ये कुछ कंडीशंस बनेंगी। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो गया। और थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, देखो ध्यान रखना उसी चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तो ये किधर डाल दिया मैंने, हाँ ये रहा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है और इधर से एरिया वेक्टर भी जा रहा है। अब तो पूरा ही छेद कर दो, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो भैया फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया। लेकिन यदि इसी केस को हम लोग ऐसा कर लेते हैं, देखो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। देखो फ्लक्स पूरा जीरो है, पूरी लाइंस क्या है, जीरो, एक भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही है। तो इसको हम लोग फ्लक्स को E इंटू एरिया परपेंडिकुलर या E परपेंडिकुलर इंटू ए दोनों साइड से ले सकते हैं। दोनों साइड से मैंने लेके आपको बता दिया है। और लास्ट में इसका जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे और कैसे हम लोग गॉस लॉ में एंट्री करेंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए